नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विकास की विभिन्न अवस्थाएँ होगी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर, हम तो जब फर्स्ट क्लास लिए थे तब भी आप सेम ही टॉपिक रखे थे। तो वजह मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो विकास की विभिन्न अवस्थाएँ हैं ना, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोग को कि जो विकास के विभिन्न अवस्था है, जिसमें जीन पियाजे ने 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है। बताया था ना आप लोगों को, सबसे पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था। और बताया था बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और उसके बाद किशोरावस्था करके बताया था। तो ये जो टॉपिक है ना, रहने के लिए एक छोटा सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन वाकई में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ना था। और फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को इसका थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी कराया था आप लोग को विस्तार पूर्वक। और ये जो टॉपिक है ना, उसमें और किस किस प्रकार से जो प्रश्न है ना वो बन सकते हैं, सारे तरीके के जो प्रश्न है ना उसको लेकर के मैं आया हूँ। तो आज की क्लास में टोटल हम लोग ना केवल 20 एमसीक्यू करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से और घुमा करके इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं क्लास नंबर 3 लेकर आऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल नया टॉपिक के साथ आप लोगों को थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी साथ में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। और जो हमारा 3 क्लास का जो ना टॉपिक रहेगा ना, वो अभी से बता दे रहा हूँ आप लोग को, संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ना विस्तार पूर्वक भी सेम जैसे हम लोग पिछला पढ़ते आ रहे हैं ना, सेम उसी प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग ना ये जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं ना, उसमें किस किस प्रकार से ना प्रश्न बन सकता है ना, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ रहेगा ना, इस क्लास को करने के बाद ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोगों का ना बेहतरीन तैयारी हो सके, ठीक है। और मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो मेरा अहम उद्देश्य हमेशा रहता है कि आप लोगों को ना एकदम बारीकियों से समझाना, आप लोगों की समझ को बिल्ड करना मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा, ठीक है। भले ही अभी टाइम लगेगा, चलेगा, 6 महीना टाइम है। इस 6 महीने में अच्छे से हम लोग ना जितने भी टॉपिक रहेंगे ना, सारे को ना अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सीडीपी का जो टॉपिक है ना, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न को रटिएगा बिल्कुल मत, ठीक है। जो प्रश्न समझ में ना आए ना, दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। लेकिन आप रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जितना अच्छे से अभी समझोगे ना, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना, फटाक से हम लोग जो हमारा एमसीक्यू है उसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं कंटिन्यू क्लास आप लोगों को लेकर आऊँ ना, सीजी टेट 2026 की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले ना प्रश्न क्रमांक 20 को आप पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। मैंने 20 प्रश्न आप लोगों को पहले क्लास में लिया था ना, तो उससे आगे वाली प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। जितना आगे प्रकार से बन सकता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और जितना इसमें क्वेश्चन रहेगा, सारे के सारे किसी न किसी जो टेट एग्जाम है ना उसमें पूछा गया, मतलब अनेक जो स्टेट है ना, जो राज्य है ना, उसके अलग अलग जो टेट एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि अनेक लोग ऐसे होते हैं ना, जो उपयुक्त सभी जैसे ही देखें ना, सारे के सारे लोगों की ये मानसिकता हो जाती है कि हाँ, उपयुक्त सभी तो करेक्ट ही होगा बोल के तुक्का मार देते हैं जानते हुए भी। लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न को पढ़ना है, अगर प्रश्न जैसा कहता है उसके अनुसार आप लोगों को लेना है, ठीक है। हमेशा उपयुक्त सभी करेक्ट नहीं होता, ये बात आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर सी कैसे करेक्ट होगा ये जान लो। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। तो एक्शन रिसर्च का जो उद्देश्य होता है ना, वो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना ही करेक्ट होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, अगर आप डीएलएड का कोर्स पूरा कर चुके होंगे ना, तब आप लोग को पता होगा, जब आप लोग डीएलएड के कोर्स के दौरान ना, आप लोग जब स्कूल इंटर्नशिप में जाते होंगे, तब स्कूल इंटर्नशिप के लास्ट में आप लोगों को जो प्रोजेक्ट कार्य बनाने के लिए दिया जाता है, उसमें दिया गया होगा आप लोगों को एक्शन
रिसर्च करने के लिए। और एक्सेल रिसर्च में क्या करना पड़ता है आप लोगों को कि जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उसकी समस्याओं का अध्ययन करना होता है एक्सेल रिसर्च में। उसके अलावा जो विद्यालय का जो समस्या रहता है, किस किस प्रकार से उसकी समस्या हो सकती है और उस समस्या का समाधान आप लोग किस प्रकार से करते हो ना एक शिक्षक के रूप में, तो इसके लिए एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, और ये जो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है ना, वो विद्यालय तथा शैक्षिक कार्य प्रणाली को सुधार लाने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखो, जब तक आप उसमें ही समस्याओं का आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक सुधार कैसे लाओगे। और अगर आप लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में रहोगे ना, तब आप लोगों को जो स्कूल इंटर्नशिप में जाना होता है, तो वहाँ जा करके आप लोगों को ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना, उसको करना पड़ता है आप लोगों को ज़मीनी तौर पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को अलग से फाइल भी बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं हो गए होंगे ना तो जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो हमेशा ना विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है, मतलब शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बार आप समझ जाओगे ना तो दोबारा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़ो। शर्म तथा गर्व, शेम एंड प्राउड जैसे भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। देखना चाहो ना तो सीजी टेट 2011 में पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शर्म तथा गर्व, सेम एंड प्राउड जैसे भावना का विकास किस अवस्था में होता है बोला है, तो शर्म एवं गर्व जैसी भावना का जो विकास है ना, वो बाल्यावस्था में होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने अपना जो फर्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों को समझाया था ना पूरी अवस्था के बारे में। शैशवावस्था जो होता है वो क्या होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की शैशवावस्था होता है। और जो बाल्यावस्था है वो क्या बताया था, 2 वर्ष से लेकर कि 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था बताया था। किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर कि 18 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक होता है। वृद्धावस्था जो होगा वो 60 वर्ष से अधिक वाला जो बात आएगा ना, वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था ना। और बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा था ना आप लोगों का। पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, और पूर्व बाल्यावस्था होगा वो 2 वर्ष से 6 वर्ष होगा। उत्तर बाल्यावस्था होगा वो 6 वर्ष से 12 वर्ष हो जाएगा। ऐसे करके अलग अलग आइडेंटिफाई करके बताया था ना आप लोगों को फर्स्ट क्लास में। नहीं देखा होगा तो जा करके पहले फर्स्ट क्लास को देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ना बाल्यावस्था में ना, तो जो बाल्यावस्था का जो एज में है ना, वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। आप लोगों ने अनेक ऐसे बालक देखे होंगे जिसकी आयु 2 वर्ष से 12 वर्ष है ना, तो उसमें शर्म और गर्व की अवस्था होती है। मतलब कोई कार्य को करने के लिए उसे शर्म आता है और कोई कार्य करने के लिए उसे गर्व महसूस होता है। मतलब ये है कि अगर आप उसकी अगर तारीफ कर दोगे ना तो बच्चे को गर्व महसूस होगा 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में। और कोई कार्य ऐसे होते हैं जो बच्चे हिचकिचाते हैं, शर्म लगता है उसको करने। और इस जो भावना है ना उसका विकास कौन से अवस्था में होता है, तो वो बाल्यावस्था में होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को रटना नहीं है। इस जो एज है ना उसमें आप लोगों के घर के आसपास या आपके घर में ही ऐसे बच्चे होंगे, उसको देख करके समझना है। ठीक है, आप मान लेना कि 2 वर्ष से 12 वर्ष की मेरे घर में ये बालक है ना, उसमें ये शर्म एवं गर्व होता है। ठीक है, तो ऐसे समझे रहोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रक्रिया, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया या ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये जो सेम प्रश्न है ना वो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी किया था, ये रिपीट हो गया आप लोगों के लिए। तब तो आप लोगों का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए था। इसमें पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 22 में शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है।
चाहो ना तो प्रश्न को 2 बार पढ़ लिया करो। कभी-कभी क्या होता है हम लोग ना विशेषता तक की पढ़ते हैं, क्या नहीं है उसको नहीं देखते और डायरेक्ट हम लोग ना जो पॉजिटिव आंसर है उसे मार लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहला ना जो क्वेश्चन है उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सहस्वावस्था की क्या मुख्य विशेषता नहीं है बोला है, और जो मुख्य विशेषता है ना वो ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सहस्वावस्था की आयु मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सहस्वावस्था की जो आयु है वो जन्म से लेकर की 2 वर्ष तक की जो आयु है वो सहस्वावस्था आता है। और आप लोग मुझे ये बताओ कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष का जो बालक है वो कभी चिंतन प्रोसेस में आप लोग को नज़र आता है क्या? कभी किसी चीज़ के लिए सोचते हुए देखे हो क्या उसको? नहीं सोचता है ना वो बालक, वो सिर्फ अपने में ही मगन रहता है, अपने में ही वो खेलता रहता है, अपनी दुनिया में ही खोया रहता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया करेक्ट हो जाएगा। सहस्वावस्था की मुख्य विशेषता जो नहीं है वो, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, कोई ना कोई बालक ऐसे ले लीजिएगा अपने घर के ही जो इसको रिलेट करके पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे और कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए अब। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए पॉलसेनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी हरलॉक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर जो मनोवैज्ञानिक है ना उसका कथन था कि जो विकास है ना एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत कहने का मतलब ये है कि विकास कंटिन्यू चलता है, ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे सतत कहते हैं, ठीक है। धीमी प्रक्रिया इसलिए क्या है क्योंकि वो पर डे धीरे धीरे कर करके बढ़ता है। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ ना, तो जब आप लोग एक छोटा सा पौधा लगाओगे ना तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, और कब बढ़ता है ये आप लोग को अंदाजा ही नहीं होता, और एक बड़ा सा एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो वो धीरे धीरे करके ही नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार से मानव का जो शरीर है, मानव का जो विकास है वो भी होता है, ये स्किनर महोदय ने कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। बाल्यावस्था अवस्था होती है ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। सीजी टेट 2011 में पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक 22 में बताया था ना विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जिसमें आप लोगों को बताया था ना कि बाल्यावस्था की एज क्या है, और बाल्यावस्था की जो एज है वो मैंने आप लोग को बताया था ना कि 12 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था की जो एज है वो कहलाती है बोल करके अलग अलग आइडेंटिफाई करके बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था का अवस्था होती है बोला है, तो जो बाल्यावस्था की जो एज है ना वो 2 से 12 वर्ष तक की होता है। इसको 2 भाग में भी बांटा गया है, मैंने बताया था ना आप लोग को 2 से 6 वर्ष तक की पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष तक की उत्तर बाल्यावस्था करके 2 भाग में और अलग से बांटा है बोला था ना, है ना। तो ऑप्शन देख के हम लोग को समझ जाने चाहिए था कि 12 वर्ष तक की जो है ना वो बाल्यावस्था की एज होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, ऑप्शन बी विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी विकास निरंतर होता है या ऑप्शन डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विकास मशीनी प्रक्रिया है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बोला है, और जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी विकास मशीनी प्रक्रिया है, नहीं होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए विकास लंबवत ना होकर के वृत्ताकार होता है, ये तो विकास की प्रक्रिया है। उसके अलावा बी को देखो विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो विकास निरंतर प्रक्रिया है, तो मैंने अभी बताया था ना आप लोग को विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है बताया था। और जो विकास की जो सिद्धांत है वो नहीं है ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मशीनी प्रक्रिया नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि या ऑप्शन डी आकार सोच समझ और कौशल में वृद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है बोला है, तो जो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है ना वो आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही आप लोग को विकास क्या है और वृद्धि क्या है अंदर आप लोग को बताया था ना दोनों में। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? नहीं देखे होंगे तो पहले क्लास को जा के देख लीजिए, और उसके अलावा भी आप लोगों को इसमें दोबारा समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और समझने की कोशिश कीजिएगा। विकास का मतलब ये होता है कि विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास जो होता है वो गुणात्मक प्रक्रिया होता है। गुणात्मक कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की बुद्धि का बढ़ना, आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना, आपकी समझदारी का बढ़ना विकास कहलाता है। क्या आप लोग अपने मैच्योरिटी को नाप सकते हो क्या कि आप कितना मैच्योर हो? आप अपनी समझदारी को नाप सकते हो क्या कि आप कितना समझदार हो? नहीं ना नाप सकते। तो विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक प्रक्रिया होता है। मतलब गुणात्मक विकास होता है जिसमें उसके उस व्यक्ति के गुण बढ़ता है, ठीक है? और वृद्धि को अगर बोला जाए ना तो वृद्धि जो है ना वो मात्रात्मक प्रक्रिया है, मतलब उसका वो मापा जा सकता है। जैसे वृद्धि से हमारा तात्पर्य जो होता है वो शरीर के वजन का बढ़ना, ठीक है, भार का बढ़ना, उसके अलावा आप लोग की लंबाई का बढ़ना, ठीक है, हाथ पैर के लंबाई का बढ़ना, ये सारा चीज़ जो होता है ना वो वृद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है? आप लोग का वजन को मापा जा सकता है ना, आपकी लंबाई को मापा जा सकता है ना, तो ये वृद्धि कहलाता है, ठीक है? आप लोग को दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना, विकास और वृद्धि में, ठीक है? तो इसमें पूछा है विकास में वृद्धि से तात्पर्य बोला है, तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है वो आकार का बढ़ना, सोच समझ, कौशल का बढ़ना हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता या ऑप्शन डी रुचि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परिपक्वता का संबंध है बोला है। अब भी आप लोग को जस्ट बताया हूँ ना, परिपक्वता, मैच्योरिटी, विकास का क्या मतलब होता है बोल के विकास का जो मतलब है वो बताया था ना कि परिपक्वता लेवल का बढ़ना, मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना विकास कहलाता है। इसमें डायरेक्टली उल्टा पूछ दिया गया है। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता को ही तो इंग्लिश में मैच्योरिटी बोलते हैं, जी हाँ। और परिपक्वता जो है उसका संबंध विकास से ही ना होगा, है मैंने आप लोग को अब भी जस्ट बताया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना विकास से संबंधित है जो परिपक्वता है वो, ठीक है? परिपक्वता को मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है? और जो मैच्योरिटी है वो विकास से ही संबंधित है, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए विकास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ो जी आप लोग। ये प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। कोशिश तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर ना आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तनाव और क्रोध की अवस्था है बोला है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है ना केवल किशोरावस्था में होता है। कैसे? तो आप लोग जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचते हो, मतलब 20 से प्लस होते हो आप लोग, तो आप लोग को तनाव आने लगता है ना, कहीं जॉब को लेकर के। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर वाली की बात मानने से ज़्यादा बाहर वाली की बात मानते हैं, तो इस अवस्था में क्रोध आता है ना, है ना, अलग अलग प्रकार से टेंशन आता है ना अपने आप को, जैसे ही हम लोग सोचने समझने लगते हैं। तो किशोरावस्था में जो है ना वो सबसे ज़्यादा तनाव और क्रोध की अवस्था होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप लोग भी क्रोध करते होंगे तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लोग अभी किशोरावस्था में पहुंचे हुए हो, तो इसलिए, है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था या ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला मैं आप लोग को बता दूं, ये जो प्रश्न क्रमांक 28 जो है ना उसको आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? तो सबसे पहला इसमें एक एज दे दिया है, एक 13 वर्षीय बालिका करके एज दे दिया है और एज से आप लोग डिफाइन कर सकते हो ऑप्शन को देख करके। कैसे? तो मैंने आप लोगों को ये जो अवस्था है, मतलब ये जो एज की अवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका वर्गीकरण है, उसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि सबसे पहला गर्भावस्था बताया था, है ना, गर्भा बताया था ना, जो होता है गर्भधारण से लेकर कि जन्म तक की गर्भावस्था होता है। दूसरा आप लोग को क्या बताया था? शैशवावस्था बताया था, आप लोगों को बताया था ना दूसरा शैशवावस्था, इसका एज क्या बोला था? 0 से 2 वर्ष बताया था। तीसरा आप लोग को क्या बताया था? तीसरा जो है वो बाल्यावस्था बताया था। क्या बताया था? तो बाल्यावस्था तीसरा बताया था आप लोग का। इसका एज क्या बोला था? इसका जो एज है वो आप लोग का जो 2 वर्ष से लेकर कि 12 वर्ष तक की बताया था। इसको दो भाग में बांटने के लिए भी बोला था मैंने। सबसे पहला पूर्व बाल्यावस्था बताया था। पूर्व बाल्यावस्था का एज क्या बताया था? 2 से 6 वर्ष बताया था, है ना। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था बताया था। उत्तर बाल्यावस्था का एज क्या बताया था आप लोगों को? 6 से 12 वर्ष बताया था। उसके बाद मैंने एक और अवस्था बताया था चौथा करके। चौथा में आप लोग को क्या बताया था? किशोरावस्था। क्या बताया था? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था का एज क्या बताया था? 12 से अधिक या 12 से 18 करके बताया था। तो आप लोग ये बताओ कि ये जो 13 वर्ष करके, 1 वर्षीय करके बालक करके दिया है, तो ये 13 वर्ष बालक कौन से ऑप्शन में आएगा? ये मैंने जो आप लोग को बताया है, तो कौन से में आ रहा है बताओ ना जी। किशोरावस्था में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ सबसे पहला। ऐसे आप लोग डायरेक्ट आंसर ले सकते थे ना। और किशोरावस्था कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे आप लोग को ऑप्शन में समझ में आया ना कैसे बनाना था आप लोगों को। तो एक ऑप्शन आप लोगों का ये हो गया। इस प्रकार से एज के डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से आप लोग को ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि प्रश्न को सबसे पहला पढ़ो। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपनों से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो आप लोग ये बताओ कि एक जो बालक है वो हमेशा बात बात पर झगड़ा करता है अपने परिवार वालों से, और हालांकि बालक गलत है फिर भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वो कौन से एज में करता है? सबसे ज़्यादा जो किशोरावस्था की जो एज होता है ना, वो सबसे पहला हर्ट करने की जो एज है वो होता है। और इससे पहले प्रश्न क्रमांक 27 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे ज़्यादा तनाव और टेंशन की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था में भी मैंने आप लोग को बताया था। तो जो किशोरावस्था में उसमें ही ना झगड़ा करेगा, जी हाँ, तभी ना तनाव में आएगा, है टेंशन में आएगा, तभी ना झगड़ा करेगा। और स्वयं को सही साबित करने वाली जो बात है ना, वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को समझना है प्रश्न कहना क्या चाहता है, रटना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के पास अभी अच्छा टाइम है, जितना अच्छे से समझोगे कभी नहीं भूलोगे आप लोग ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक विधि फिजियोलॉजिक मेथड, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि कॉम्पेरेटिव मेथड्स, ऑप्शन सी विकासीय विधि डेवलपमेंटल मेथड्स, या ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि स्टैटिकल मेथड्स। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि डेवलपमेंटल मेथड्स करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना तुलनात्मक विधि को ले लिया होंगे, मुझे पता है, लेकिन ये कैसे गलत होगा और ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि कैसे सही होगा ये जान लो। सबसे पहला इसमें बोला गया है एक बच्चे की वृद्धि और विकास अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि है। वृद्धि और विकास की बात किया है यार। वृद्धि और विकास को ना नापने के लिए ना, मतलब उसकी अच्छी विधि बोलोगे ना, जानने के लिए ना, उसका अध्ययन करने के लिए ना, तो विकासीय विधि करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि क्या होता है ये आप लोग अलग विकास के तौर पर जानोगे ना। और विकास और वृद्धि के अंतर को भी मैंने बताया था ना, विकास के जो अंतर है उसको अलग अलग करके बताया था ना। तो विकासीय विधि ही परफेक्ट होगा उसके अध्ययन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है विकासीय विधि वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के विकास की सिरस्थ सिद्धांत सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और ये प्रश्न को ना मैंने अपने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था 2 प्रकार से, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को अपने फर्स्ट क्लास के थ्योरी में समझाया था कि ये जो सिरस्थ ध्वमुखी जो विकास है ना, मतलब सिरस्थ का जो सिद्धांत है उसे आप लोग को बताया था। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल को भी बताया था आप लोगों को क्या होता है ये जो सिरस्थ सिद्धांत है ना इसे सिरस्थ ध्वमुखी विकास भी कहते हैं। और ये जो विकास है ना जिसमें बालक का सबसे पहला जो विकास होता है वो धड़ का मतलब सिर का जो विकास होता है वो सबसे पहला विकास होता है उनके सिर का। उसके बाद उसके सिर का विकास होने के बाद ना धीरे धीरे उसके बाह्य अंग का विकास होता है। आप लोगों ने छोटे बच्चे को देखा होगा कि जो छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसका जो सिर होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है उसके शरीर में से। आप लोगों ने देखा होगा शुरुआती में बच्चे का। धीरे धीरे जो बाद में होता है ना वो बाद में फिर विकास उसके जो अन्य बॉडी के जो अंग है ना उसका होता है। तो जो सिरस्थ ध्वमुखी विकास या सिरस्थ जो सिद्धांत है ना वो कहता है विकास जो है वो सिर का सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर ना पैर की ओर बढ़ता है। मतलब सिर का विकास पहले होगा, फिर धीरे धीरे बॉडी के अन्य अंग का विकास होगा। इसे सिरस्थ ध्वमुखी विकास या सिरस्थ विकास कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और विकास होता है, कौन सा? केंद्रोध्मुखी विकास, ठीक है। मतलब सबसे पहला जो विकास होगा वो सेंटर में होगा, मतलब केंद्र में उसका होगा, जो हार्ड है वहाँ पर सबसे पहला विकास होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो विकास है ना उसके पैर की ओर, हाथ की ओर, मतलब शरीर के बाह्य अंग का विकास होगा, ठीक है। तो 2 प्रकार की विकास होता है, आप लोगों को याद रखना है। सिरस्थ सिद्धांत बोलते हैं इसी को, सिरस्थ ध्वमुखी विकास भी बोलते हैं, इंग्लिश में सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और दूसरा जो होगा परिधि से बाहर की ओर जो होता है वो दूसरा सिद्धांत होता है। जो ये होता है वो केंद्र में पहले विकास होगा फिर बाहर की ओर होगा, ठीक है। 2 सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को अभी टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, समझते हुए पढ़ना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी अनुक्रम या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या शामिल है बोला है। तो विकास के जो होता है ना, जो समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है वो रूप में परिवर्तन होता है, दर में परिवर्तन होता है और अनुक्रम में परिवर्तन होता है। क्या कोई मानव जो छोटा है और बड़ा होगा तो एक ही जैसा रहेगा क्या? नहीं ना रहेगा, उसके रंग रूप में परिवर्तन होगा ना जी, उसके दर में परिवर्तन होगा ना, मतलब उसके वेट में परिवर्तन होगा ना, उसके अनुक्रम में भी परिवर्तन होगा ना, सीक्वेंस में, मतलब उसके बॉडी में परिवर्तन होगा ना। तो ये सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन या ऑप्शन डी 460 दिन। बी टेट 2011 में पूछा गया था, ठीक है, मतलब बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। और इसको मैंने अपने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब बताया था कि ये एक जो बालक है वो गर्भ में कितने दिन में विकसित होता है बताया था। तो ये प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 280 दिन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो गर्भ में बालक के विकास होने में कितना दिन लगते हैं बोला है। तो गर्भ में जो बालक का जो विकास होता है ना वो 280 दिन में जो बालक है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी है ना 280 दिन वो करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को अपने जो फर्स्ट क्लास है उसमें भी आप लोगों को थ्योरी में ध्यानपूर्वक समझाया था कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न को याद रखना है बोल करके, ऐसे पूछा जाता है फैक्चुअल प्रश्न कभी कभी बोल करके, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी है 280 दिन वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। नवजात शिशु का भार होता है ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड या ऑप्शन डी 9 पाउंड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। इसको भी मैंने अपने थ्योरी में आप लोगों
को बताया था। तो ये प्रश्न भी गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों से। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नवजात शिशु का भार होता है मतलब एक जो बालक का जो जन्म होता है ना तो उसके समय जो उसका भार होता है, जो वजन होता है ना वो 7 पाउंड होता है। ठीक है, अगर 7 पाउंड को मैं किलो में अगर कि तौलूँ ना तो वो लगभग लगभग 3.5 किलो होता है। कितना? तो 3 से 3.5 किलो के बीच होता है जो एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो। ठीक है, अगर स्पेसिफिक प्रश्न में पूछा जाए ना तो आप लोगों को 3.5 किलो लेना है। ठीक है, तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो वजन में 3.5 किलो होगा और पाउंड में 7 पाउंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको भी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, और एक बात आप लोग याद रख लीजिए कि अभी आप लोगों को टाइम लगेगा तो चलेगा। अगर सोचोगे ना कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लूँगा, 1-2 महीने तैयारी कर लूँगा, तो भ्रम में जी रहे हो आप लोग। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, जब तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप लोग को समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ोगे ना, अभी से तैयारी करोगे तभी आप लोग का हो पाएगा। सोचोगे ना कि बाद में देख लूँगा, एक्सक्यूज़ दोगे तो फिर आप लोग जानो कि क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार है। ऑप्शन बी, विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन सी, विकास निरंतर होता है। या ऑप्शन डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये तो सेम की सेम प्रश्न हो गया यार, जो पिछला प्रश्न हम लोगों ने लिया था। मेरा मैनेजर भी ना क्या करते रहते हैं, पागल है वो भी। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, मैंने आप लोग को बताया था ना कि मशीनी जो प्रक्रिया है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब विकास मशीनी प्रक्रिया है, करेक्ट हो जाएगा, मैंने बताया था ना। इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बोला है, तो विकास का जो सिद्धांत है वो मशीनी जो प्रक्रिया है वो नहीं है, मैंने आप लोग को बताया था ना, है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में आप लोग को बता दूं, ये जो मैनेजर वाली बात है ना, मैं खुद हूँ उसका मैनेजर, कहाँ से रखूँगा दूसरे को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आहार, या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये तो ईजी है यार आप लोग के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। तो वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक है ना वो पर्यावरण होता है, स्वास्थ्य होता है, आहार होता है। और वृद्धि को मैंने आप लोग को समझाया था ना कि शरीर में जो मात्रात्मक जो विकास होता है वो वृद्धि कहलाता है ना। तो जो पर्यावरण की बदलेगा तो उस प्रकार से शरीर का जो वजन है, जो लंबाई है, जो आकार है वो बदलेगा ना। शरीर का स्वास्थ्य भी उसको प्रभावित करेगा ना। आहार मतलब खान पान भी शरीर को प्रभावित करेगा ना, कि आपका वजन कितना होगा, आपका भार कितना होगा, आप कितने लंबे होंगे, उसको भी ये जो आहार है, खान पान है वो भी डिफाइन करेगा ना आपकी वृद्धि को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, डिपेंड आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। विकास शुरू होता है ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्ण अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, या ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये भी प्रश्न लगभग हम लोगों ने मैंने अपना फर्स्ट क्लास किया था ना तो उसमें भी कराया था, मुझे याद आ रहा है आप लोग का। तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी प्रसव पूर्व अवस्था से करेक्ट हो जाएगा। प्रसव पूर्व अवस्था कहने का मतलब ये है कि जन्म से पूर्व की अवस्था से। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है ना उससे पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था बोला गया है। ठीक है, तो विकास शुरू होता है, विकास जो शुरू होता है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है, मतलब प्रसव पूर्व अवस्था से हो जाता है। बच्चे के जन्म के पहले से ही ना विकास शुरू हो जाता है। आप लोग को पता होगा कि एक छोटा सा शुक्राणु किस प्रकार से धीरे धीरे कर करके गर्भ में बड़ा होता है और एक पूर्ण बालक का रूप ले लेता है और मैच्योर हो जाता है बालक, मतलब पूर्ण रूप से उसका जो विकास होता है ना शारीरिक, वो सारा चीज़ गर्भ में ही कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो विकास शुरू होता है वो गर्भ अवस्था से ही हो जाता है, मतलब प्रसव पूर्व अवस्था से ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर ऑप्शन में गर्भावस्था होता तो गर्भावस्था लेते, लेकिन प्रसव पूर्व अवस्था दिया ना तो ये आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। अभी आप लोगों से ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग को केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उसको भी हम लोग ना, जब हम लोग का जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लगभग ना आधे से अधिक ना, तब हम लोग ना जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है सारे को करेंगे, ठीक है। अभी से नहीं करा रहा हूँ, एक्चुअल वजह यह है कि अभी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है ढंग से, तो कैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूँ। सबसे पहले हम लोग ना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कम से कम 60 से 70% सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद आप लोग को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे को मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। या ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों से संबंधित है बोला है। इसमें जब इसको भी पढ़ोगे ना आप लोग ना, मतलब जो इंग्लिश में लिखा है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है ना जी, मतलब क्रमिक प्रक्रिया है ना आप लोग का, जो कंटिन्यू चलते रहता है। सेम इससे आप लोग को क्या समझ में आता है, हिंदी में भी पढ़ोगे तो आप लोग को क्या समझ में आएगा कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। बोला था ना मैंने आप लोग को विकास को जब समझाया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित इंटर कनेक्टिव नहीं है। ऑप्शन बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय लाइनर होता है। या ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो आंसर है ना, वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। और आज से मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, मैं अपने क्लास में ना प्रत्येक क्लास में एक प्रश्न ऐसा रहेगा ना, उसे आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ दूंगा और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। अगर आंसर सही होगा तो मैं सही बताऊँगा, गलत होगा तो करेक्ट करूँगा। उसके अलावा जब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना, तो सबसे प्रश्न फर्स्ट में ना उसको जो होमवर्क का जो प्रश्न रहेगा ना, उसे सबसे पहले लाऊँगा और आप लोगों को सॉल्व करके बताऊँगा, मतलब क्यों ये सही है वो भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ताकि आप लोग भी अपने तरफ से इसका आंसर दे सको ना, तो इसलिए मैं होमवर्क का जो नया जो पैटर्न है वो आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और गारंटी है कि मैं अपने दूसरा जो क्लास लेकर आऊँगा ना आने वाले नेक्स्ट क्लास में ना, तो ये जो होमवर्क है ना उसके प्रश्न को पहले मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले कोशिश करना है कि इसका क्या आंसर होगा। अगर आंसर दोगे ना तो मैं उसका कमेंट करके जवाब भी जरूर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में ना जरूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग ना फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन ए, मेरा परिवार। ऑप्शन बी, मेरा प्रिय मित्र। ऑप्शन सी, मेरा पड़ोस। या ऑप्शन डी, मेरा विद्यालय। ये भी तो सेम प्रश्न हो गया यार, मतलब जो हम लोग फर्स्ट क्लास में किया था ना, ये तो सेम प्रश्न ये भी हो गया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मेरा परिवार करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को फर्स्ट में भी बताया था। तो नर्सरी कक्षा के जो बालक है ना, तो उसकी विषय वस्तु की शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार का जो टॉपिक है वो देना करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, तो देखो जो छोटे बच्चा होते हैं नर्सरी के, वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है, ठीक है, उनके माता पिता का क्या नाम है, इतना तक कि बच्चे जानता है। तो मेरा परिवार टॉपिक से शुरू करोगे ना, तो वो उसके लिए सबसे बेहतर होगा, ताकि वो अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा ना, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संग को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए, किशोरावस्था से। ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था से। या ऑप्शन डी, शैशवावस्था से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। यूपी टेट 2012 में पूछा गया, मतलब उत्तर प्रदेश टेट जो है ना उसमें पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, सबसे पहले आप बताने की कोशिश कीजिए।
तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पूर्व किशोरावस्था से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने संगी साथी बालकों के संग पसंद करना किस अवस्था में पसंद करते हैं? तो पूर्व किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जो बालक होते हैं वो। पूर्व किशोरावस्था कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 12 वर्ष की उम्र को क्रॉस करता है ना बालक ना, तो अपने संगी साथी के साथ ना सबसे ज़्यादा रहना वो पसंद करते हैं। ठीक है, माँ बाप के साय से बाहर निकलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। आप बोलोगे 40 के बाद 43 कैसे आ गया? तो सबसे पहले थोड़े से आप लोग को बता दूं, जो अच्छे प्रश्न है ना तो उसे मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो परीक्षा में आने लायक है उसको। ठीक है, तो आप लोग को प्रश्न क्रमांक पे ध्यान नहीं देना है, प्रश्न के कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप लोगों को तो ना प्रश्न को देखते ही समझ जाने चाहिए था कि जो विकास का जो काल है ना अत्यधिक दबाव और तनाव का काल बोला है। तो दबाव और तनाव का काल किस एज में आता है? जी हैं, किशोरावस्था में ही ना आएगा है, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा जो दबाव और तनाव जो आता है और जो गुस्सा जो आता है वो किशोरावस्था में ही आता है, क्योंकि जॉब को लेकर के हो सकता है, अपने माता पिता से थोड़े बहुत किसी बात को विवाद को लेकर के हो सकता है, आता है ना। दबाव तनाव में सबसे ज़्यादा जो बालक है वो किशोरावस्था में ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है ना किशोरावस्था वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए ना दो प्रश्न एक साथ है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। शैशवावस्था काल की अवधि है ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 3 वर्ष या ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक की ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 49 में क्या पूछा गया? 49 में पूछा गया है कि शैशवावस्था का काल किस काल को कहते हैं, है ना। तो शैशवावस्था को मैंने आप लोग को अभी कुछ समय पहले समझाया था ना कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होता है, या 0 से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था का काल कहते हैं, बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को आप ध्यान से पढ़ो। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी जटिल से कठिन, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य या ऑप्शन डी साधारण से आसान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सामान्य से विशिष्ट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये ही जो लाइन है ना वो करेक्ट होगा। जो एक विकास जो होता है ना वो सबसे पहला सामान्य रहता है, मतलब बालक थोड़े बहुत जानता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उस बालक को वो चीज़ बताया जाता है वो जो नहीं जानता, मतलब विशिष्ट चीज़ों को बताते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास होता है ना वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और हमेशा मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास लेकर आता रहूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, ताकि मैं हमेशा इसी प्रकार से आप लोगों को क्लास लाता रहूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में कल फिर से।